नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से। बड़ी खबर जहां मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं और वहीं पशु खरीदने जा रहे व्यापारी से 2.11 लाख की लूट की गई है। और आपको बता दें, बाइक सवार 2 लुटेरों ने लूटे 2.11 लाख रुपए। पशु व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। भोजपुर थाने के नैनीताल हाईवे का यह है मामला। पशु व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, भोजपुर थाने के नैनीताल हाईवे का ये मामला निकल कर आ रहा है, जहां पर एक मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां पर व्यवसायी से पशु खरीदने जा रहे व्यापारी से 2.11 लाख रुपए की लूट की गई है। आपको बता दें, बाइक सवार 2 लुटेरों ने 2.11 लाख रुपए की लूट की है और यहीं ये पशु व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। भोजपुर थाने के नैनीताल हाईवे का ये मामला सामने आया है, जहां पर पशु खरीदने जा रहे व्यापारी से 2.11 लाख रुपए की लूट की गई है। और वहीं एक और दूसरी खबर की ओर बढ़े तो ब्लॉक प्रमुख पद पर आज मतदान के बाद आज ही होगी मतगणना। जौनपुर ब्लॉक प्रमुख पद पर आज मतदान, आज ही होगी मतगणना। मतदान के बाद आज ही होगी मतगणना। 16 ब्लॉकों में मतदान के बाद होगी मतगणना। 5 ब्लॉक प्रमुख पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध। जिले में है कुल 21 ब्लॉक। आपको बता दें, जौनपुर जिले में करीब 21 ब्लॉक हैं जिनका रिजल्ट आज ही आना है। जिले में करीब कुल 21 ब्लॉक हैं और आज ही जौनपुर जिले में ब्लॉक प्रमुख पद पर आज मतदान होना है और जिसका रिजल्ट आज ही के दिन आ जाएगा। मतदान के बाद आज ही होगी मतगणना, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और कर्मचारी भी काफ़ी तादाद हैं। और वहीं आपको बता दें, 16 ब्लॉकों में है, इसके 5 ब्लॉक प्रमुख पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध। जिले में करीब कुल 21 ब्लॉक हैं। और वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या में आज पहले से गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होता नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,393 नए कोरोना केस आए और वहीं 911 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले बुधवार को भी 45,892 नए केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,291 लोग कोरोना से ठीक भी हैं। और वहीं बात करें 8 जुलाई की, 8 जुलाई तक तो देश भर में 36 करोड़ 89 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन 40,23,000 टीके लगाए गए हैं। आपको बता दें, वहीं अब तक करीब 42 करोड़ 70 लाख कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन करीब 18 लाख कोरोना सैंपल के टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिव रेट 3% से भी कम रहा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.32% है और जबकि रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा है। और वहीं आपको बता दें, एक्टिव केस 2% से भी कम है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है और जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा मौतें भारत में हुई है। आपको बता दें, 24 घंटे में कोरोना के 43,000 मामले सामने आए और वहीं 911 संक्रमितों की मौत हुई है। और वहीं अगली एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर जालौन में हमीरपुर के भाजपाइयों का हमला देखने को मिला है। स्कूल में रुके सदस्यों को घेर कर की मारपीट।
आपको बता दें कि सदस्यों की घेर कर की गई है मारपीट, उनके साथ मारपीट की है और इसमें 3 सदस्य अपहरण कर ले जाने का भी आरोप लगाया है। सपा ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार ने लगाया गंभीर आरोप। सपा प्रत्याशी ने ठहराए थे स्कूल में करीब 49 बीडीएस। जय नारायण यादव ने भाजपाइयों पर लगाया आरोप। ब्लॉक भरुआ सुमेरापुर की पूजा परमवार पर आरोप। एटा कोतवाली के ग्राम सोमाई का ये है मामला। जय नारायण यादव ने भाजपाइयों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्लॉक भरुआ सुमेरपुर की पूजा परमार पर यह आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि एटा कोतवाली के ग्राम सोमैया का ये मामला है, जहां पर भाजपाइयों पर आरोप लगाया गया है। जालौन में हमीरपुर के भाजपाइयों पर हमला, और ये हमला आपको बता दें स्कूल में रुके सदस्यों को घेर कर की गई है मारपिटाई उनके साथ, और आपको बता दें कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। और वहीं 3 सदस्यों का अपहरण कर ले जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और वहीं सपा ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और वहीं सपा प्रत्याशी ने स्कूल में ठहराए थे करीब 49 बीडीसी, जिनके साथ मारपीट का मामला सामने आया। और वहीं जय नारायण यादव ने भाजपाइयों पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीडीसी के कर्मचारियों से उन्होंने बदसलूकी भी की है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन में शिकायत दर्ज करा दी गई है। वहीं एट कोतवाली के क्षेत्र में ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर जालौन में हमीरपुर के भाजपाइयों का हमला देखने को मिल रहा है। स्कूल में रुके थे करीब सदस्यों को घेर कर पीटा गया है। और आपको बता दें इसमें 3 सदस्यों का अपहरण कर ले जाने का भी आरोप लगाया गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों को अपहरण किया गया। और आपको बता दें सपा ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार ने आरोप लगाया है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वो मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह के आज रात अहमदाबाद पहुंचने की संभावना है और 11 जुलाई को वो शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और वहां एक पुस्तकालय और नगर निकाय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। भोपाल शाह के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में आता है। उसी जगह से वो अहमदाबाद शहर में और उसके आसपास जल वितरण परियोजना, एक सामुदायिक हॉल और नगर निकाय अधिकारियों द्वारा निर्मित एक वार्ड कार्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें शाह के निकटवर्ती सनद जाने की भी संभावना है। ये स्थान भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में आता है। ये वो सानंद एपीएमसी, आंगनवाड़ी, सड़कों और स्मार्ट कक्षाओं जैसी विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और उनकी आधारशिला भी रखेंगे। वहीं आपको बता दें गृह मंत्री 12 जुलाई को अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ मंदिर में वार्षिक रथ यात्रा शुरू होने से पहले मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। और वहीं चीन किसी न किसी रूप में लगातार भारतीयों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। इस कड़ी में सबसे ज्यादा सक्रिय है चीनी ठग, जो चीन में रहते हुए भी भारत के लोगों को चूना लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है, जो भारतीय लोगों को शराब और मसालों में निवेश करने के नाम पर ठगने का काम कर रहा था। रकम चीनी ऐप के जरिए इन्वेस्ट करवाई जाती तो जो फिर वापस नहीं मिल पाती। इस सिलसिले में 2 युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान हैदराबाद निवासी नागराजू करमचा और सिकंदराबाद तेलंगाना निवासी कोंडाला सुभाष के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया है कि ये चीन में बैठे लोगों के लिए काम कर रहे थे। दोनों आरोपी चीन नागरिकों के लिए एक नई कंपनी रजिस्टर करवाते, जिसमें भारतीय नागरिकों को
डायरेक्ट नियुक्त करते, फिर कंपनी के नाम पर ही भारतीय बैंकों में खाते उपलब्ध करवाते थे। इन बैंक अकाउंट को चीन से ही ऑनलाइन ऑपरेट किया जाता था। और वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह गैंग 45 दिनों के भीतर करोड़ों रुपए की रकम क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए चीन पहुंचा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि ये गैंग 2000 से ज़्यादा लोगों से ठगी भी कर चुका है। और वहीं बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने मानसून के आज दिल्ली आने का पूर्ण अनुमान जताया है। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। और वहीं आपको बता दें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शुक्रवार से ही हल्की से मध्यम बारिशें दर्ज करना शुरू हो गई हैं। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और वहीं उत्तर पश्चिम भारत में करीब एक सप्ताह तक लू के प्रकोप के बाद शुक्रवार को तापमान में गिरावट देखी गई, लेकिन क्षेत्र में मानसून की स्थिति बेहतर नहीं होने से उच्च आर्द्रता के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। और वहीं अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के और मजबूत होने और 11 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनाने की भी संभावना के कारण पश्चिमी तट और इससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में बारिश में वृद्धि होने की संभावना है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कई जिलों में हिंसात्मक घटनाएं सामने आई। पर हैरान करने वाली बात यह है कि कहीं पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही तो कहीं हुड़दंगियों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। सत्ता का लालच इस कदर बढ़ गया कि नामांकन करने गई महिलाओं पर भी हमला किया गया। पर सवाल ये कि सियासी दंगल खूनी संघर्ष में कैसे बदल गया। कुर्सी के लालच में कितनी कब्रें सजाने की तैयारी है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहने वाले दावों पर एक बार फिर से पलीता लगाने वाली झलकियां सामने आई हैं। पर इस बार मुद्दा सिर्फ कोरोना नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुई हिंसा है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि बीजेपी और निर्दलीय समर्थक आपस में भिड़ गए और प्रदेश में कागजों पर लड़े जाने वाली लड़ाई ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बता दें कि इस हिंसा में 15 से ज्यादा जिलों में मारपीट से लेकर गोलीबारी और बमबारी की हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। आरोप है कि पुलिस ज्यादातर जगहों पर कार्रवाई से बचती हुई नजर आई और मूक दर्शक बनी रही। हैरत की बात तो ये है कि कोरोना काल के बीच हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की चुनावी प्रक्रिया में गोली चलती है, बम फटते हैं, तो पुलिस या प्रशासन का दूर दूर तक कोई खौफ नहीं। वर्चस्व की ऐसी जंग जो शायद ही पहले कभी देखी हो। और दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब लखीमपुर खीरी के एक विकास खंड में विरोधी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक महिला के कपड़े तक खींचने लगते हैं। ये कैसी मानसिकता है? ये कौन से लोग हैं? कैसी सत्ता हासिल करना चाहते हैं कि महिलाओं के सम्मान की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। और इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात ये कि उस महिला को बचाने कोई नहीं आया। जनता की रक्षा का दायित्व जिन कंधों पर होता है वो पुलिस भी नतमस्तक होकर देखती रही। पर इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और महिला की साड़ी खींचने के आरोप में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा के रिश्तेदार यश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि यह घटना पसगवा ब्लॉक की है,
जहां समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रितु सिंह के साथ नामांकन भरने जाते समय रास्ते में बीजेपी के कुछ समर्थकों ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की और साड़ी खींचने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि सीतापुर में पुलिस की मौजूदगी में दो पक्ष के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, फिर गोली चल जाती है। पुलिस थोड़ा हिम्मत दिखाकर लाठी पटकती है, पर तब तक इतनी गोली देसी बम चलने लगते हैं कि पुलिस वालों की जान पर ही बनाती है। सिर्फ सीतापुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस तमाशबीन बनी नजर आई। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी के समर्थक विरोधी उम्मीदवार के प्रस्ताव को पुलिस के सामने ही खींचकर बाहर ले जाना चाहते थे, पर पुलिस खड़ी रही, विरोधी समर्थक को छुड़वाती रही, लेकिन खींचने वाले बेधड़क होकर खींचतान करते रहे। लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक में भी कुछ यही नजारा था। कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रस्ताव को तो पुलिस की ठीक नाक के नीचे से बीजेपी के समर्थक खींच के ले जाते हैं, पर पुलिस लाठी पटकने के अलावा कुछ नहीं करती और उपद्रव करने वाले लोग भाग जाते हैं। गुंडागर्दी करने वालों के हौसले यही नहीं थमे, बल्कि झांसी में तो एसपी और बीजेपी समर्थकों के बीच ही पत्थर चलने लगे। हालात यहां तक बिगड़ गए कि महिला प्रत्याशी को समर्थक सुरक्षा घेरे में नामांकन भराने को ले जाते दिखाई दिए। इसके अलावा बस्ती में लाठीचार्ज करना पड़ा। एटा में पत्थरबाजी की नौबत आ गई। चुनाव जीतने के नाम पर कानून का मखौल उड़ाने वाले उपद्रवी इतने बेखौफ हो गए कि एटा के मरहरा ब्लॉक पर नामांकन के दौरान जमकर पथराव किए गए। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन ही नहीं भरने दिया। तो सिद्धार्थनगर में जिले के इटवा ब्लॉक पर नामांकन के दौरान प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे अपनी पत्नी फूलमती पांडे का नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने उनसे पर्चा छीनकर पर्चा ही फाड़ दिया और आरोप लगा बीजेपी नेताओं पर। और वहीं गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी की कार पर ही हमला कर दिया जाता है। आरोप लगता है समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर इन सबके बीच सोचने वाली बात यह है कि हंगामे के वक्त कहां गई वो सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा का दम भरती थी। बीजेपी को बात बात पर घेरने वाले अखिलेश यादव अपने समर्थकों पर लगाम लगाने से पीछे कैसे रह गए? कड़ी सुरक्षा का दावा करने वाला प्रशासन अब मौन क्यों है? जिस यूपी में सीएम योगी का डंका बजता है, उसी यूपी में दबंगों की इतनी हिम्मत हुई कैसे? न्यूज डेस्क आरएन न्यूज। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ओवैसी के इस कदम से बीजेपी और सपा की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि 3 तलाक और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे को लेकर जहां बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने वाली थी और यूपी की जनता को लुभाने वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के आने से अब सपा की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि सपा को डर है कि उसका कोर वोट बैंक उससे खिसक न जाए। और आप देखिए ये रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश बंगाल बनेगा या बिहार? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार और बंगाल के बाद एक बार फिर से असदुद्दीन की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और सीधा मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की यहां पर कोशिश की गई। लेकिन इस बार वे बंगाल वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है। लखनऊ पहुंचते ही ओवैसी ने अपने राजनीतिक फॉर्मूले का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में एमवाई फैक्टर नहीं चलेगा। ये वही फैक्टर है जिसकी बदौलत पहले मुलायम सिंह और फिर उनके बेटे अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। आपको बता दें कि एमवाई मतलब मुस्लिम यादव से है। दोनों को जोड़कर करीब 30% वोट बैंक बनता है। समाजवादी पार्टी की यही ताकत रही है। समाजवादी पार्टी के मुसलमानों को पहली पसंद माना जाता है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इसी पसंद को बदलकर खुद सबसे पसंदीदा बनना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर किए बिना ओवैसी की पतंग उड़ान नहीं भर सकती। असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी के मुसलमानों का टेस्ट बदलना चाहते हैं।
वे उस कहावत को भी बदलना चाहते हैं कि बीजेपी को हराने वाले को मुसलमान वोट करते हैं। ओवैसी का मैसेज है कि मुसलमान इस बार के चुनाव में अपनों को वोट करें। अपनों से मतलब AIM से है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका फॉर्मूला नहीं चला था, वे बस कागजी शेर साबित हुए थे। पार्टी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 37 पर जमानत भी नहीं बची थी। कुल 2 लाख वोट मिले थे, लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका है। इस बार ओवैसी कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वी यूपी के बहराइच में AIM के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। वे वहां गाजी सालार मसूद की दरगाह पर भी गए थे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस बार MY नहीं बल्कि A to Z समीकरण चलेगा। ओवैसी इस बार अखिलेश का गेम बिगाड़ कर अपना खेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर बीजेपी की B टीम होने का आरोप भी लगातार लगता रहता है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 20 सीटों पर लड़कर 5 सीटों पर जीते, जबकि बाकी 15 में से 9 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यूपी में 20% मुस्लिम वोट के लिए समाजवादी पार्टी, BSP से लेकर कांग्रेस तक दावेदार है। हालांकि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसे भी जातीय समीकरण से ही जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी सरकार 2 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के साथ थी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी जा सकती है। उसी पर अमल करते हुए पार्टी आगे बढ़ती देखी जा सकती है। मोदी के मंत्रिमंडल में अब तक यूपी से खुद मोदी सहित पिछड़े वर्ग के 4, 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 1 सिख, 1 पारसी शामिल हैं। 7 नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद राज्य के 15 मंत्रियों में 7 पिछड़े, 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 1 सिख, 1 पारसी और अनुसूचित जाति के 2 चेहरे हो गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने 2014 से ही गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित पर फोकस करना शुरू कर दिया था। इसी आधार पर उसने 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में यूपी में विजय पताका लहराई। इसी फॉर्मूले को लेकर पार्टी फिर से एक बार आगे बढ़ रही है। इसकी झलक भी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आ रही है। भाजपा ने दलितों में जाटों के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाली पासी बिरादरी से कौशल किशोर पर दांव खेला, तो कोरी समाज से भानु प्रताप वर्मा को मंत्री पद देकर खांचे में फिट कर दिया। पिछड़ा कुर्मी बिरादरी से अनुप्रिया और पंकज चौधरी को मोदी टीम में शामिल किया गया। अनुप्रिया और पंकज का पूर्वांचल में ठीक ठाक प्रभाव बताया जाता है। इसी तरह अजय मिश्र टेनी को भी विस्तार में जगह दी गई। मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश से 2 ब्राह्मण चेहरे हो गए हैं। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों प्रदेश के ब्राह्मणों में भाजपा को लेकर नाराजगी की खबरों को देखते हुए हाईकमान ने ये फैसला किया है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ के चुनाव में जातीय समीकरण का अच्छा खासा महत्व रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विस्तार किया गया। यूपी में गैर यादव और दलितों में गैर जाटों पर भाजपा का खास ध्यान है, क्योंकि इसी के बदौलत इनकी पार्टी सत्ता में आई थी। भाजपा इस वोट बैंक को किसी भी कीमत पर अब खोना नहीं चाहती। पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से 15 मंत्री, सबसे अधिक आबादी वाले राज्य का दबदबा अब नजर आने लगा है। इस बात की अहमियत भाजपा के रणनीतिकारों को अच्छे से पता है। इसी के कारण यह सियासी दांव चला गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यूपी के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो इस राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। प्रदेश में सवर्ण जातियां 18% हैं, जिसमें ब्राह्मण 10% हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या 39% है, जिसमें यादव 12%, कुर्मी सैथवार 8%, जाट 5%, मल्लाह 4%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 25% है और मुस्लिम आबादी 18% है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की दिशा और दशा बदलने का दम रखती है, 2022 विधानसभा चुनाव में देश का ये उत्तम प्रदेश किसकी किस्मत को बदल पाता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।